जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था, मृदा उर्वरता, उत्पादकता, मृदा अपरदन के कारक विभिन्न प्रकार के और उनके ऊपर नियंत्रण। इसी चैप्टर में अग्रिम अपना बिंदु है बीज उत्पादन। सबसे पहले यदि अपन बात की जाए तो बीज के लिए जो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई थी। नेशनल सीड कॉरपोरेशन स्टेब्लिश एट 1963। और बीज अधिनियम की स्थापना हुई थी 1966 में, जबकि ये लागू हुआ था 1969 में। जबकि सीड ऑर्डर बीज आदेश 1983 में आया था। इस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लेते हैं। अब अपन पढ़ेंगे बीज की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ सीड, बीज क्या है? वैसे तो अपन ये कह सकते हैं कि पौधे का हर एक वह भाग जो एक नया पौधा तैयार करने की क्षमता रखता है बीज कहलाता है। परंतु टेक्निकल दृष्टि से यदि अपन ये कहें किसी भी पुष्प के परिपक्व को बीजांड को बीज कहा जाता है। दूसरी भाषा में अपन ये कह सकते हैं किसी भी पादप के वानस्पत, लैंगिक या परिवर्तित भाग जो बुआई करने के काम आता है बीज कहलाता है। सीधी सी सटीक परिभाषा ये है, किसी भी पौधे का लैंगिक या वानस्पतिक भाग जो खेत में बुआई करने के काम आता है बीज कहलाता है। बीज की परिभाषा के बाद अपन पढ़ने जाएंगे उत्तम बीज के गुण। उत्तम बीज के गुण, कैरेक्टर्स ऑफ ए गुड सीड। कैरेक्टर्स ऑफ गुड सीड में अपन बात करें, सबसे पहले किसी भी बीज की अंकुरण प्रतिशतता। किसी भी बीज की अंकुरण प्रतिशतता। अंकुरण प्रतिशतता या जर्मिनेशन परसेंटेज का मतलब है कितने बीज बोए गए, उनमें से कितने का अंकुरण हुआ। सबसे पहले तो यदि लैब के अंदर जब बीजों की अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करते हैं तो ISTA के अनुसार 400 बीज काम में लिए जाते हैं। ISTA का मतलब है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, जो स्विट्जरलैंड में। और दूसरा NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन के अनुसार 200 बीजों का उपयोग किया जाता है। ISTA के अनुसार बीजों की अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए 400 बीजों का उपयोग किया जाता है, जबकि बीज निगम के अनुसार 200 बीजों का उपयोग किया जाता है। बीजों की अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है, जैसे नए पौधों की संख्या बट्टे कुल बीजों की संख्या गुणा 100। यह अंकुरण प्रतिशतता का सूत्र है। जैसे एक किसान चावल के 400 बीजों की बुआई करता है और 340 बीजों का अंकुरण होता है, तो अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, एक किसान चावल के 400 बीजों की बुआई करता है, तो अपन कह सकते हैं कि कुल बीज कितने हो गए 400, जिनमें से 340 बीजों का अंकुरण होता है 340, तो अंकुरण प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो अपन कह सकते हैं कि 340 बटे 400 गुणा 100, तो अंकुरण प्रतिशतता बीज नमूने की हुई 85%। अब उत्तम बीज के गुण में बीजों की अंकुरण प्रतिशतता। अब बीजों की अंकुरण प्रतिशतता है वो 60 से लेकर के 90 तक होती है। जैसे अपन बात करें कि कपास, गोसिपियम स्पीसीज और भिंडी, एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस एल, इनकी अंकुरण प्रतिशतता 60 से 65 के बीच होती है। जबकि मक्का, मेज या जिया मेज की अंकुरण प्रतिशतता 90% होती है। तो अच्छे बीज की अंकुरण प्रतिशतता अधिकतम होनी चाहिए।
ठीक है, अंकुरण प्रतिशतता क्लियर। उसके बाद नंबर 2 पर बात आती है वास्तविक उपयोगिता मान। वास्तविक उपयोगिता मान, द रियल वैल्यू ऑफ सीड, इसको आरवी के नाम से जानते हैं, रियल वैल्यू। आरवी का फॉर्मूला होता है जीपी गुणा पीपी बटे 100, अंकुरण प्रतिशतता गुणा भौतिक शुद्धता बटे 100, जर्मिनेशन परसेंटेज इनटू फिजिकल प्योरिटी अपॉन 100। ये वास्तविक उपयोगिता मान। वास्तविक उपयोगिता मान अपन नोट में पढ़ सकते हैं कि एक उत्तम बीज का वास्तविक उपयोगिता मान 75% से ऊपर होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अच्छे बीज की रियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो हमेशा 75% से ऊपर होनी चाहिए। नंबर 3 की अपन बात करें, नमी प्रतिशतता। तो जैसा कि अपन जानते हैं, जब अपन बीज तैयार करें, किसी भी फसल की कटाई करते हैं, तो फसल की कटाई है वो 20% नमी पर की जाती है, भंडारण है वो 10 से 12% नमी पर किया जाता है, जिससे खपरा बीटल का इफेक्ट न पड़े। उत्तम बीज के अंदर नमी की प्रतिशतता है वो 12% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अपनी कह सकते हैं कि 10 से 12% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए एक उत्तम बीज में। तो नमी अपन कह सकते हैं कि 10 से 12% से अधिक न हो। नंबर 4 पर यदि बात की जाए तो बीज है वो ओजस्वी होना चाहिए, सीड विगर। ओजस्वी का मतलब किसी प्रकार की जोरियां नहीं पड़ी हुई हो, दिखने में आकर्षक हो, जिस फसल का बीज है उसके आकार में वो दिखता हो और सुडौल हो। नंबर 5 है भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी। एक उत्तम बीज की विशेषता होती है कि उसके अंदर भौतिक अशुद्धता 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी भौतिक शुद्धता का मतलब है बीज के अंदर अन्य किसी खरपतवार के बीज, अन्य किसी फसल के बीज, कंकड़, पत्थर इत्यादि भौतिक अशुद्धियां मानी गई हैं, इनकी प्रतिशतता 0.1 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अपने कह सकते हैं कि उत्तम बीज की अंकुरण प्रतिशतता अच्छी होनी चाहिए, वास्तविक उपयोगिता मान 75% से ऊपर होना चाहिए, नमी की मात्रा 10 से 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए, बीज ओजस्वी हो, आकार निश्चित हो, सुडौल हो, दिखने में आकर्षक हो, किसी प्रकार की जोरियां न पड़ी हुई हो, और भौतिक अशुद्धता 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब उत्तम बीज के गुण के बाद आगे अपन जिस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं वो है बीज के प्रकार। बीज कितने प्रकार के होते हैं? तो बीज के प्रकार में अपन ये कह सकते हैं कि बीज के प्रकार। बीज मुख्यतः जब इंडस्ट्री लेवल पर तैयार किया जाता है तो निम्न चरणों में तैयार किया जाता है। वो चरण कौन कौन से हैं या कितने प्रकार का बीज होता है? सबसे पहले यदि अपन बात करें मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड, मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड। सबसे पहली बात, इस बीज को प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया जाता है। इस बीज को प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया जाता है। इसकी जीपी, यहां जीपी का मतलब मेरा है जेनेटिक प्योरिटी, 100% होती है। इस बीज की
आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है। इसके ऊपर जिस रंग का टैग होता है वो है वफ कलर। हो सकता है बात आपको नहीं लगे, परंतु मूल केंद्रक बीज के बैग पर जिस रंग का टैग होता है वो होता है बफ रंग या बफ कलर का टैग होता है। इसके बाद मूल केंद्रक के बाद प्रजनक बीज, या ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड का निर्माण भी प्रयोगशाला में, या अपन ये कह सकते हैं कि ये प्रयोगशाला में ही तैयार होते हैं, वैज्ञानिकों की देखरेख में तैयार होते हैं, वैज्ञानिक ही तैयार करते हैं। इसकी जीपी जेनेटिक प्योरिटी है वो भी 100% होती है। इसके बाद आधार बीज, फाउंडेशन सीड, जागरूक किसान के खेत किसी प्राइवेट निजी क्षेत्र में भी इसको तैयार किया जा सकता है। इसकी जीपी जेनेटिक प्योरिटी है वो घट करके 98% हो जाती है। और अंतिम प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड की जेनेटिक प्योरिटी घट करके 95% आ जाती है। ये बीज किसानों को बुआई हेतु दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन सा बीज किसानों को बुआई हेतु दिया जाता है, तो प्रमाणित या सर्टिफाइड सीड किसानों को बुआई के लिए दिया जाता है। अब बच्चों अपन ने चर्चा कर ली कि मूल केंद्रक बीज पर बफ कलर का टैग होता है, इन तीनों के ऊपर किस रंग का टैग होता है। तो इन तीनों पर रंग का टैग याद करने के लिए एक छोटा सा नाम, आप नाम याद रखिए, पीसनी। पीसनी से कंफर्म हो जाएगा कि पीसनी का मतलब प्रजनक। प्रजनक के ऊपर किस रंग का टैग होता है, पीला। सह से सफेद, आधार बीज के ऊपर सफेद रंग का टैग होता है और प्रमाणित बीज के ऊपर नीला टैग होता है। इससे याद, पीसनी जो शब्द है इससे ये तीनों याद हो जाएंगे कि प्रजनक बीज पर पीले रंग का टैग होता है, आधार बीज पर सफेद रंग का टैग होता है और प्रमाणित बीज पर नीले रंग का टैग होता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में एग्जाम हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बीज किसानों को बुआई हेतु दिए जाते हैं उन पर किस रंग का टैग होता है, तो उनके ऊपर नीले रंग का टैग होता है, क्योंकि किसानों को प्रमाणित बीज दिए जाते हैं। अब बच्चों इनकी एक बीज की कड़ी हो रहा है रजिस्टर्ड सीड या पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज है वो भारत में तैयार नहीं किया जाता है, अपन ने इनको इन्वॉल्व नहीं किया। तो बीज तैयार करने के प्रक्रम जो प्रकार हैं, मूल केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज और प्रमाणित बीज, इनकी सीक्वेंस भी याद होनी चाहिए। न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। NBFC से याद रख सकते हैं। यदि आप ये नाम याद रखो NBFC, तो न्यूक्लियस ब्रीडर फाउंडेशन सर्टिफाइड, न्यूक्लियस ब्रीडर फाउंडेशन सर्टिफाइड, मूल केंद्रक, प्रजनक, आधार और प्रमाणित बीज। इससे आगे अपने बीज वाले में चर्चा करें तो बच्चों बात आती है बीज तैयार करना। अब बीज तैयार करने के लिए सबसे पहले बात बीज का चयन किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ सीड। सिलेक्शन ऑफ सीड बीज का चयन। हमेशा ब्रीडर या फाउंडेशन सीड का उपयोग करना चाहिए बीज तैयार करने के लिए, अच्छी किस्म का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ वहाँ की जलवायु के प्रति अनुकूल हो, यानी कि अपन अपोजिट क्लाइमेट सीड यानी क्रॉप काम में नहीं ले सकते, तो सुटेबल क्लाइमेट हो। उसके बाद नंबर 2 पर है आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी।
आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी, ये क्या है? आजकल आइसोलेशन तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं, पूरी दुनिया के सामने आइसोलेशन चल रहा है ना, मतलब अलग करना ही हो गया है ना। अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये नाम। आइसोलेट का मतलब हो गया अलग करना, या आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब क्या है? आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब है कि दो शुद्ध किस्मों के बीच में इतनी दूरी रखना कि एक दूसरे से परागण ना हो, या अपन ये कह सकते हैं किसी भी किस्म की शुद्धता को बनाना, आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए एक किस्म से दूसरे किस्म की बीच की दूरी को पृथक्करण दूरी कहा जाता है। किसी भी किस्म की आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए एक किस्म से दूसरे किस्म की बीच की दूरी को पृथक्करण दूरी कहा जाता है। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि सरसों है, ब्रेसिका जुन्सिया या मस्टर्ड के आधार बीज में आइसोलेशन डिस्टेंस 400 मीटर रखा जाता है, जबकि प्रमाणित बीज में यह दूरी 200 मीटर रखी जाती है। दूसरा अपन चने का ले लें, साइसर एरिटेनम, तो यह दूरी मात्र 10 मीटर रखी जाती है। बात अपन ले लें मूंगफली की, तो मूंगफली क्या है, पुष्प अंदर बनते हैं, तो इसकी दूरी 3 मीटर, क्योंकि यह स्वपरागृत फसल है। यहाँ पर परागण और स्वपरागण का भी रहता है, क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन। जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप हैं उनमें आइसोलेशन डिस्टेंस कम रख सकते हैं, और क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है उनमें आइसोलेशन डिस्टेंस ज्यादा रखी जाती है। अब बच्चों, समय सीमा को अपन ध्यान में रखते हुए एक बात और पढ़ते हैं, वो है डोरमेंसी या बीज सुसुप्तावस्था। डोरमेंसी का मतलब है किसी बीज के अंदर संपूर्ण पौधे के गुण विद्यमान होते हुए भी यदि उसका अंकुरण नहीं हो पाता है, उस अवस्था को सीड डोरमेंसी या बीज सुसुप्तावस्था कहा जाता है। किसी भी बीज के अंदर एक संपूर्ण पौधे के गुण होते हुए भी यदि उसका अंकुरण न हो, इस अवस्था को सीड डोरमेंट या डोरमेंट कंडीशन कहा जाता है, या बीज सुसुप्तावस्था कहा जाता है। सीड डोरमेंसी है वो 3 प्रकार की होती है। एक प्राइमरी सीड डोरमेंसी, या अपन यह कह सकते हैं कि प्राथमिक सुसुप्तावस्था। एक द्वितीयक सुसुप्तावस्था, सेकेंडरी डोरमेंसी, और तीसरी है बलकृत या इन्फोर्स्ड सीड डोरमेंसी। प्राइमरी या प्राथमिक बीज सुसुप्तावस्था का मतलब है कि बीज की अपन ने फसल की बुआई कर दी, परंतु आवश्यकता के अनुसार नमी नहीं मिल पाई, तो नमी के अभाव में बीजों का अंकुरण नहीं हुआ। इस अवस्था को किस नाम से जानते हैं? प्राथमिक सुसुप्तावस्था या प्राइमरी डोरमेंसी के नाम से जानते हैं। द्वितीयक का मतलब है कि नमी पर्याप्त मात्रा में मिल चुकी है बीज को, परंतु इस बीज का ऊपरी आवरण इतना मजबूत है कि नमी और प्रकाश दोनों मिलकर के इस बीज के भ्रूण को, एम्ब्रॉय को नम नहीं कर पाए अंदर तक। ऐसा कपास और भिंडी में अधिक होता है। जैसा कि आप जानते हो कि भिंडी के बीजों को बुआई से 24 घंटे पहले भिगो के रखना पड़ता है, तो भिंडी और कपास में ऐसा होता है, उनके बीज का ऊपरी भाग बहुत मजबूत होता है। इस अवस्था को द्वितीयक सुसुप्तावस्था के नाम से जानते हैं। और तीसरी है बलकृत सुसुप्तावस्था, इन्फोर्स्ड डोरमेंसी। यदि अपन आवश्यकता से ज्यादा बीजों की गहराई में बुआई कर दें, जैसे रिजका है, रिजका को यदि अपन 7 से 8 सेंटीमीटर गहराई में बुआई कर दें तो उसका अंकुरण नहीं होगा। तो इस बलकृत का मतलब इन्फोर्स्ड, बीज के ऊपर प्रेशर पड़ना। यदि आवश्यकता से ज्यादा डेप्थ में यदि अपन सोविंग कर देते हैं तो बीज अंकुरित नहीं हो पाता। इस अवस्था को इन्फोर्स्ड या बलकृत सुसुप्तावस्था कहा जाता है। अब बलकृत या डोरमेंसी को तोड़ने के क्या क्या उपाय हैं, कैसे कैसे अपन इनको तोड़ सकते हैं? तो सुसुप्तावस्था को तोड़ने के लिए अलग अलग, जैसे खुरचना, यानी ये हो गया भौतिक उपाय,
बीज का जो, जैसे अपन ने सेकेंडरी में पढ़ा, बीज का आवरण यदि मोटा है, बड़ा आवरण है, कठोर आवरण है, तो इसको घर्षण करके, खुरच करके अपन मुलायम बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। दूसरा है लो टेम्परेचर। यदि 2.8 -2.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 से 24 घंटे यदि अपन बीज को रखें तो उसका आवरण है वो नम हो जाता है। तीसरा अपन कर सकते हैं H2SO4 का उपयोग करके, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करके बीजों के ऊपरी आवरण को मुलायम कर सकते हैं, जैसा कि कपास में किया जाता है। कपास के ऊपर, रेशे के ऊपर जो लिंट होता है जिसको फज बोलते हैं, उसको अलग करने के लिए H2SO4 का उपयोग किया जाता है। नंबर पर 4 पर जिब्रेलिक एसिड का उपयोग 400 ppm यदि अपन करें तो सुसुप्त अवस्था को तोड़ा जा सकता है। तीसरा, यदि थायोयूरिया का उपयोग करें, थायोयूरिया का उपयोग है वो 0.5% उपयोग करके बीज सुसुप्त अवस्था को तोड़ा जाता है। जैसे जिब्रेलिक एसिड और थायोयूरिया दोनों हैं आलू की सुसुप्त अवस्था को तोड़ने में, इन दोनों का उपयोग किया जाता है, थायोयूरिया और जिब्रेलिक एसिड। उम्मीद करता हूं कि बीज आपको पूरा समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इसी चैप्टर से आगे का जो बिंदु है अपन उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।